नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। सूला विनयार्ड्स की Q3 रिजल्ट्स को आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। नया लो बना रहा है, फ्रेश लो बना रहा है। आईपीओ प्राइस, इश्यू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस सबसे नीचे आ चुका है। तो वक्त आ गया है देखने का और एक सैड स्टोरी देखने का। सूला विनयार्ड्स, देखते हैं क्या सैड स्टोरी है इसकी। चलिए शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्या सूला विनयार्ड्स हाईलाइट कर रहा है। फाइनेंशियल्स देखते हैं हम, क्या देखने को मिल रहा है। नेट रेवेन्यू है 217 करोड़, 0.6 ईयर ऑन ईयर, याद रखिए ईयर ऑन ईयर की कंपेयर कर रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट्स 132 करोड़, 7.3% लॉस है। इबिटा 53.9 करोड़ यानी 26.3% डाउन। ओन ब्रांड्स का रेवेन्यू जो है वो 1% बढ़ा है। एलीट में 5.6% है। एक्स महाराष्ट्र कर्नाटक में 8% बना है। बाकी जगह डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है। वाइन टूरिज्म, या अगर आपको नहीं पता तो सोलह विनयार्ड्स के दो सेगमेंट हैं। मेजॉरिटी आता है वाइन से और सेकंड जो बहुत ही स्लाइड पार्ट है टूरिज्म से। टूरिज्म में इन्होंने 11.6% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ ली है रेवेन्यू वाइज। ठीक है, अब सुला फेस्ट जो इनका फेब में था हो चुका है, अच्छा है। एंड डिवाइंस को भी एक्वायर कर चुके हैं हमने। लास्ट क्वार्टर में देखा था 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वो भी कर लिया। नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं टूरिज्म ग्रोथ, बॉटलिंग प्लांट और टेस्टिंग रूम में। ये तो हो गई हाईलाइट, लेकिन डिटेल नंबर में हम आप आते हैं। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, दो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि Q3 सेगमेंट में आप देखो, जो वैल्यू है वो भी लो है, वॉल्यूम है वो भी लो है। ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके इन्होंने दिखाया हुआ है लास्ट ईयर से। एलीट प्रीमियम में यानी महंगी जो वाइन्स है उनमें वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि है। खैर वॉल्यूम में 3.0 ग्रोथ बहुत अच्छी तो नहीं है, बट कुछ नहीं से कुछ बेटर। अगर आप पोर्टफोलियो मिक्स देखोगे तो लास्ट ईयर से यहाँ देखोगे आप, तो जो आपको डार्क ब्लू दिख रहा है सेगमेंट, ये एलीट प्रीमियम सेगमेंट है। 77% से बढ़ के 80% आ गया है पोर्टफोलियो मिक्स में। और जो अफोर्डेबल वाइन्स थी, इकोनॉमिक वाइन्स थी, वहाँ आप देखोगे तो 23% से 20% का डिक्लाइन है। सेम कहानी हमको 9 मंथ में भी देखने को मिल रही है कि इकोनॉमी और पॉपुलर जो है उनमें डिक्लाइन है। एलीट प्रीमियम में 9 मंथ में देखिए 0.8%। ट्रेलिंग 9 मंथ में आप 0.8% का ग्रोथ ले रहे हो, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सेम कहानी हमको पोर्टफोलियो मिक्स में भी हमको देखने को मिल रही है कि पॉपुलर और इकोनॉमी में हो रही है डिक्लाइन और एलीट प्रीमियम में हो रही है इंक्रीज। तो क्लियरली हमको एक सेगमेंट दिख रहा है जहाँ वाइन्स जो हैं जितनी महंगी और पॉपुलर कैटेगरी है उन्हीं में रेवेन्यू आ रहा है। आगे देख लेते हैं क्या बता रही कंपनी। वाइन टूरिज्म पे अगेन कंपनी ने दे दिया है 81% का इनका रूम ऑक्यूपेंसी था, 586 पॉइंट इंक्रीज था। एक्चुअली मुझे पर्सनली दिख रहा है कि इनका वाइन टूरिज्म में ज़्यादा फोकस है और जो मेन बिजनेस है वहाँ मुझे बहुत कम अपडेट दिखी। जो आगे भी चल के स्ट्रैटेजी है उसमें भी वाइन टूरिज्म, होटल्स, कॉटेजेस, रेस्टोरेंट्स, इनों में ही, इसमें ही मुझे इनके अपडेट्स में ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर इनको लग रहा है इसी में है। लेकिन अब अगर आप क्वार्टरली तो हमने देख ही लिया था, अगर जब आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ भी हमको ना क्लियरली एक आपको डेफिशिएंट देखने को मिल रहा है। अगर आप ओन ब्रांड्स में देखोगे, ये देखिए वाइन्स है 192 था लास्ट ईयर, इस ईयर है 194, तो यहाँ स्लाइटली इंक्रीज है। लेकिन वाइन टूरिज्म देखिए 14.7 से बढ़ के 16.4। तो 200 करोड़ को आप कंपेयर करिए 16 करोड़ से। फोकस मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं राइट रखता हूँ गलत होने का। फोकस जो है मोस्ट वो 16 करोड़ पर है, ये ठीक नहीं है सोलह विनयार्ड्स के लिए। अगर आप देखोगे नेट रेवेन्यू वहाँ भी वहाँ तो क्लियरली डिक्लाइन है, बहुत नहीं है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट्स में जो डिक्लाइन है ना, वो 145.8 से देखिए 135.2 आ गया है। ये सेगमेंट, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसका इम्पैक्ट हमको ग्रॉस मार्जिन्स में भी देखने को मिल रहा है। 462 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर डिक्लाइन है। ट्रेलिंग 9 मंथ में भी आप देखोगे तो 209% का 209 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। एबिटा देखिए 73 से 59.2, यहाँ भी 866 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है। ट्रेलिंग 9 मंथ में आप देखिए 600 बेसिस पॉइंट्स का। तो फाइनेंशियल नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पीबीटी देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37.2, 57 से गिर के, और पैट देखिए 43 से घट के आधे हो गए हैं, 28.2 आधे के करीब हो गए हैं। मार्जिन्स भी उड़ गए हैं, ईपीएस भी चला गया है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इनको कुछ WIPs
जो है क्रेडिट WIP सबको नहीं पता, तो महाराष्ट्र में वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशनल स्कीम होती है जो वाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए होती है, उनको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं, वहाँ भी इनको डिक्लाइन मिला। हालांकि 16 विनयार्ड्स आधे यानी हाफ जो परसेंट 50% जो है वो WPI इसका क्रेडिट लेता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट याद रखिएगा, तब भी यहाँ इनको दिक्कत आ रही है। अब नासिक यूनिट में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और ये आगे एक्सपेंशन देख रहे हैं। जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी वो देखी कि इन्होंने अपने आउटलुक में मेंशन किया है कि ये सिग्निफिकेंट अर्निंग एक्सपेंशन देख रहे हैं FY26 को। कंपनी की कॉन कॉल में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो Q4 है वो लास्ट ईयर के Q4 और उसके लास्ट ईयर के भी Q4 से बिल्कुल सिमिलर रहेगा, सिमिलर लाइंस पर रहेगा। तो आपको अगला रिजल्ट अभी से पता है कैसा होगा, उसी के आसपास होगा, 19-20 हो सकता है बट उसी के आसपास होगा। तो हम लास्ट ईयर का Q4 देख लेते हैं जो कि March 24 का, और उसका देख लेते हैं हम लास्ट का जो March 23 का क्वार्टर है। सिमिलरली रहेगा March 25 का क्वार्टर, ये एम में लिखा हुआ है 25 क्वार्टर। तो आप देखिए हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेते हैं, ये 123 करोड़ रहेगा, तो आपको 200 से घट के वो 123 करोड़ रहेगा। क्या आपको लगता है ठीक है? वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है तो 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो 53 से गिर के हो सकता है 29 आ जाए, मार्जिन पर डिपेंड करेगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान के चल रहे हैं यही है। 19 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, तो 37 से गिर के 19, और आप अगर नेट प्रॉफिट देखो तो फिर ये 28 के गिर के 50% कम यानी कि 14 करोड़। क्या ये नंबर ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Q4 को पूरी तरीके से इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, ये ठीक बात नहीं है। जो कंपनी पहले से ही बता रही है आपको कि अगला क्वार्टर किस नंबर पे होगा, तो स्टॉक को नीचे आना ही है। स्टॉक ने डाउनवर्ड जर्नी अपनी करी रखी है, अपने IPO प्राइस इस लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे है, और वहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, और हमको पता है कि अगला क्वार्टर और ख़राब आएगा, तो नीचे जाना तो तय था। इसीलिए रिजल्ट आने के बाद मार्केट में हो रही है धुलाई। और देख लेते हैं कंपनी अपनी कॉन कॉल में क्या बताया, तो सीधा चलते हैं कॉन कॉल के अंदर, देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। थोड़े से और भी इशू देखने को मिलेंगे हमको। अब अब जब हम क्वार्टर रिजल्ट्स में आ ही गए हैं, तो एक काम करते हैं, इस बार के अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली। तो कंपनी की अब अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखो, तो इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू तो कम आया ही आया है, लेकिन आपको देखना है ये पार्ट, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो गुड्स जो प्रोडक्ट्स बना हुआ है और बिका नहीं है, वो देखिए आप 33.52 करोड़, 1132, और यहाँ से भर के 35 हो गया। यही अगर आप कंपेयर करो ये क्वार्टर क्वार्टर, तो यही एक मेजर डेंट है जो आया है कंपनी में, जहाँ उनके पास बॉटल्स है, उनके प्रोडक्ट है जिसको वो बेच नहीं पा रहे हैं, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, या आगे चल के बेचेंगे। इसीलिए कंपनी का एक्सपेंस बढ़ के आया है। एक्सपेंस बढ़ के क्यों आया है, उसके लिए कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में बताया है। तो कॉन कॉल में उन्होंने क्या पॉइंट रखा है कि सबसे पहले जो हम हर FMCG में देख चुके हैं, क्या जो पॉइंट है वो है कि अर्बन कंजप्शन नहीं मिल रही है। जब अर्बन कंजम्पशन नहीं है और 90-95%, और मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट 100% जो सूला विनयार्ड्स जिसको कैटर करता है, वो अर्बन कंजम्पशन ही है। अगर अर्बन कंजम्पशन नहीं मिल रही है, तो इस सेगमेंट में सेल्स नहीं होगी, इनका रेवेन्यू नहीं आएगा। तो हो सकता है कि अब टैक्स रेवेन्यू जो अगले साल फाइनेंशियल ईयर से होगा, उसको बेनिफिट जरूर मिले। अब तक 12 लाख जो टैक्स फ्री कर दिया है, या रिबेट, ऑलमोस्ट टैक्स फ्री तो नहीं कहेंगे, हाँ टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, रिबेट मिलेगी आपको, तो हो सकता है उससे अर्बन कंजम्पशन को बूट मिले। तो हो सकता है इसीलिए FY26 को कैटर कर रहे हो। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कंपनी बता रही है कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे, अगर आपको याद हो महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे जिसमें BJP NDA ने पूरी जीत हासिल की है। उसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप वाइन्स और लिकर प्रोडक्ट्स पे आप बहुत सारा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, तो उसकी वजह से नहीं होता। और तेलंगाना में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुआ था, तेलंगाना में भी इनको इशू मिला है। और तेलंगाना का कहना है, इनको कहना है कि तेलंगाना ने ऑलमोस्ट अब कर्नाटका के बराबर आ गया है, ये बीट कर्नाटका के से भी बराबर आ गया। हो सकता है कि नंबर 1 जो इनका महाराष्ट्र है, अब सेकंड जो है तेलंगाना हो जाए, कर्नाटका से भी ऊपर आ जाए। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बता दिया है कि तेलंगाना में भी इनको इलेक्शंस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इनको इनकी सेल्स कम हुई है, जो वो अगले क्वार्टर में तो अब नहीं कह रहे हैं, ये सीधा FY26 को कैटर कर रहे हैं कि वहाँ पर होगा।
इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमने इनका देख लिया, जो कि था अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो कि हमको क्लियरली दिख रहा है। आप उसको डिराइव भी कर सकते हो कि अर्बन कंजप्शन नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वोटिंग चालू है, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री रहेगी, तो इसीलिए इनका एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ आया है। तो एमडी साहब ने कुछ पॉजिटिव चीज़ भी बताई है। पॉजिटिव चीज़ क्या बताई है, रिसेंटली इन्होंने एनडी वाइन्स का इन्होंने एक्विजिशन किया था। एनडी वाइन्स के साथ पॉजिटिव चीज़ क्या है कि ये गुजरात बॉर्डर पर है। अगर आपको नहीं पता तो गुजरात एक ड्राई स्टेट है, और जो बॉर्डर स्टेट होते हैं वो उनको फ़ायदा मिलता है। तो एंडी वाइन्स की जो इनकी विनयार्ड है और जो इनका बॉटलिंग प्लांट है वो गुजरात बॉर्डर पर है। तो वहाँ पर ये एक नया बॉटलिंग प्लांट और टेस्टिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 में यहाँ से इनको रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा, गुजरात बॉर्डर से होने की वजह से। इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ क्या बता रहे हैं कि जो हार्वेस्ट है इस बार का वो अच्छा हुआ है, तो मैं पॉजिटिव में ग्रेट हार्वेस्टिंग डाल दे रहा हूँ। इनके इस बार बारिश ठीक हुई है तो हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है। हार्वेस्टिंग अच्छी होने के साथ साथ इनके पास सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जितनी भी वाइन की अलग खुद की वाइन विनयार्ड्स के अलावा जो बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल है वो सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वो इनके लिए पॉजिटिव चीज़ हो जा रही है कि इनके पास है, और इसी बेसिस पर कंपनी कह रही है कि FY26 में वो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देख रहे हैं अर्निंग्स में। एक जो मेजर चीज़ है वो है WIPS। अगर आपको नहीं पता, मैंने रिपीट किया था अभी आपके लिए। WPS कुछ नहीं है, ये है वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशनल स्कीम, जो महाराष्ट्र में 2009 में आई थी, और उसके बाद कोविड के बाद फिर से रिवाइव किया गया। इसमें ऑलमोस्ट 80 करोड़ का बेनिफिट मिलता है, और 16 विनयार्ड्स ऑलमोस्ट 50% ले जाता है, यानी 40 करोड़ से इसके पास ही एज अ रिबेट में जाता है। आपको नहीं पता तो विनयार्ड्स महाराष्ट्र में इसके ऊपर 20% का वैट लगता है, और ये जो वैट है ये 16% ऑलमोस्ट रिबेट के तौर पे वापस आ जाता है। तो उसमें से 16 विनयार्ड्स सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर आप बोलोगे कि वाइन इंडस्ट्री इसको क्यों, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में वाइन्स और विनयार्ड्स का काफ़ी है, तो जो ग्रेप फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलती है। तो ग्रेप फार्मर्स और इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए ये वहाँ पे देते हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ है, कुछ नेगेटिव चीज़ है। फिलहाल WPIS की इन्होंने लिमिट रीच कर ली थी, क्रेडिट जो इनके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो रीच हो गए थे, तो Q3 में इनको हेल्प नहीं मिली, बट ऑलमोस्ट Q4 में मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि अप्रॉक्स 80 करोड़ में से 40 करोड़ अगर 16 विनयार्ड्स को ही मिल रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है 16 विनयार्ड्स के पास, और महाराष्ट्र में इनका अच्छा प्ले है। मुझे लगता है इन्हें ऑल इंडिया में एक्सपेंड करना चाहिए, बट ये ऑल इंडिया में एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। आगे चल के करेंगे तो अच्छी बात है, धीरे धीरे प्लान भी कर रहे हैं ये। तो कुछ हमने पॉजिटिव चीज़ देखी, मैं मार्क करना भूल गया, बट ये कुछ पॉजिटिव थे, ये है नेगेटिव्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों देख लिए, अच्छी खासी हमने ड्राइंग कर ली है। तो ड्राइंग के अलावा देखते हैं हम और क्या जान सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में होरेका सेगमेंट पूछा गया था, आपको नहीं पता तो होरेका कुछ नहीं है, ये होटल रेस्टोरेंट्स और केटरिंग बिजनेस को होरेका कहते हैं। अ, उसमें कंपनी नहीं उतरना चाह रही। कंपनी की दलील थी कि वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ते हैं। 16 विनयार्ड्स उतने डिस्काउंट नहीं देती, अपने आप को प्रीमियम पोजीशन पे रखती है, इसीलिए वो इस सेगमेंट में नहीं उतरेगी। तो फिलहाल जो मॉडल था वही चलेगी। तो कंपनी के पॉजिटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए। नेगेटिव फिलहाल काफ़ी हावी हैं, और जो पॉजिटिव हैं वो होप्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि होप्स कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। कंपनी ने एग्जांपल दिया कि उन्होंने एक रूरल एरिया में एक वाइन टेस्टिंग बॉटलिंग प्लांट खोला था, नहीं चला वो, और कंपनी ने उससे सबक सीखा कि एक अच्छी कनेक्टिविटी एक अर्बन कंजम्पशन एरिया में चलेगी, रूरल कंजम्पशन में इस तरह की फैसिलिटी नहीं चलेगी। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा वो, बट अगेन होप्स पे डिपेंड करता है, और होप्स चलेगी तो अच्छी बात है। नहीं, Q4 को कंपनी ने ऑलमोस्ट राइट ऑफ ही कर दिया है। तो जो FY26 के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वही इस कंपनी के बारे में देखेंगे। मैं फ़िलहाल इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मेरी पर्सनल पोजीशन में ज़रूर है, और मैं अपने आप को कुछ कुछ फंसा वसा महसूस ज़रूर कर रहा हूँ। देखता हूँ किस तरह से प्रमोट करेगा। मैं एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए लिया था, तो 2030 को टारगेट करके मैंने लिया था। देखते हैं कि वहाँ चलता है कि नहीं, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म में चलता है कि नहीं। तो चलिए कंपनी के अब टेक्निकलिसिस करते हैं। उतना फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का करंट प्राइस है 298, यानी 300 के भी नीचे है। इस बात को याद रखना है हमें। हाई बनाया था इसने 584 का, अभी है 287, यानी 600 का स्टॉक 300 के नीचे आ चुका है। ये बात आपको मोटा मोटी दिख रही है कि 50% से ज़्यादा की वैल्यू इरोड हो चुकी है।
तो चार्ट मैंने खोला है, इस पैटर्न में चल रहा था। ये चार्ट देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 3 महीने पुराना चार्ट है। ये इसके पास अक्टूबर नवंबर के बाद का डेटा नहीं है, सेबी की गाइडलाइंस है। नया डेटा हम दिखा नहीं सकते, तो पुराने डेटा से ही काम चलाएंगे। 3 महीना ओल्ड डेटा होना चाहिए। तो इस ट्रेंड वीकली ट्रेंड में चल रहा था, ये वीकली चार्ट है। उसके बाद एक हाई बनाया, गैप डाउन हुआ, जहाँ इन्होंने बहुत ख़राब अपनी पोस्ट किया था डिटेल्स रिजल्ट्स। उसके बाद से धुलाई चल रही है। फिलहाल जो इसका ये आप देख रहे हो, ये लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पर 311 का। इसके भी नीचे है, हमने देखा 298 का है। तो कंपनी लोअर लो लोअर हाई बनाई जा रही है। जब तक कंपनी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी तब तक रिजल्ट मूव भी नहीं करेगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा करनी नहीं है। स्टॉक वीकली बेस में, डेली बेस में लोअर लो बना रहा है। अनटिल अनलेस वो कहीं स्ट्रगल करके हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, प्रीवियस अपने हाई को बीट करे, तब तक हम इसमें रिवर्सल का कुछ भी सिग्नल नहीं देख सकते। जब तक रिवर्सल का सिग्नल नहीं, तब तक स्टॉक के पॉजिटिव मूवमेंट होने के चांसेस भी नहीं है। और पॉजिटिव टेक्निकल एनालिसिस पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले फंडामेंटली पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फंडामेंटली ये उतना स्ट्रॉन्ग फिलहाल नहीं लग रहा है। वाइन की विनयार्ड्स की सबसे बड़ी लिस्टिंग कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तब भी इसका ये हाल है। तो फंडामेंटली देखेंगे Q4 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक रहेगा। हम पहले देख चुके हैं कि किस हिसाब से रहेगा। तो FY26 में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में देखते हैं Q1 देखेंगे, Q2 देखेंगे। 2 क्वार्टर में सिग्निफिकेंट बम्प नहीं आया। Q1 आना चाहिए इस Q4 से बेटर मेरे हिसाब से, और उससे Q2 आना चाहिए बेटर। अगर ये बम्प नहीं आया और सिग्निफिकेंट बम्प नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये और भी नीचे जा सकती है। डाउन फ्लो आता ही रहेगा, डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, कोई रिवर्सल का साइन नहीं रहेगा। एक रिस्की सा बेट बन गया है मेरे लिए पर्सनली भी। तो आपको देख समझ के अपना फैसला लेना है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों। याद रखिए, भूले भटके किसी भी एंगल से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कौन कॉल, ये समझने की कोशिश की थी। वीडियो अच्छा लगा हो, आगे के रिजल्ट्स भी देखना चाह रहे हो Q4 और फाइनेंशियल ईयर की Q1 Q2 भी, तो देखिए मैं रिव्यू जरूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।